कहानी की शुरुआत एक सुनसान बाजार से होती है, जहां हम एक परिवार को देखते हैं। वे लोग पूरी तरह से चुपचाप और खामोशी से अपनी जरूरत का सामान इकट्ठा कर रहे हैं। ये लोग इतने ज्यादा डरे हुए थे कि एक दूसरे से बात तक नहीं कर पा रहे थे, बस इशारों से एक दूसरे को समझा रहे थे। आखिर कुछ तो था जो उन्हें बिल्कुल खामोश रहने पर मजबूर कर रहा था। इस परिवार का मुखिया ली है और उसकी पत्नी का नाम एवलिन है। उनकी बड़ी बेटी रीगन है जो बचपन से सुन नहीं सकती, और उनके दो बेटे मार्क्स और बो हैं। बो उम्र में छोटा है, इसलिए वो ज्यादा चीजें नहीं समझ पाता। बो ऊपर अलमारी में एक खिलौना रॉकेट देखता है। जैसे ही वो रॉकेट को उठाने वाला होता है, वो उसके हाथ से छूटकर नीचे गिरता है। ये देखकर सबके गले में सांसें अटक जाती हैं, लेकिन सही वक्त पर रीगन जल्दी से उस खिलौने वाले रॉकेट को पकड़ लेती है और सबकी जान बचा लेती है। ली सबको समझाता है कि शाम होने वाली है और हमें जल्द से जल्द घर लौटना होगा, नहीं तो हम खतरे में पड़ सकते हैं। तभी उनका 4 साल का बेटा वही खिलौना रॉकेट फिर से उठा लाया। उसे देखकर सभी दहशत में आ गए, क्योंकि ये रॉकेट बैटरी से चलता था और इसे चालू करते ही शोर हो सकता था। ली अपने बेटे के हाथ से वो रॉकेट लेकर उसकी बैटरी निकालकर टेबल पर रख देता है। इसके बाद वे सभी घर के लिए निकलने लगे, लेकिन वो उस रॉकेट को बार बार अपने साथ ले जाने की जिद कर रहा था। इसलिए रीगन चुपके से इस बिना बैटरी वाले रॉकेट को उसके हाथ में थमा देती है और वो भी स्टोर से बाहर आ जाती है। पर तभी उन बच्चों ने रॉकेट की बैटरियां भी उठा ली। इसके बाद ये चारों एक लाइन से घर की तरफ निकल पड़े। तब हम देखते हैं कि रोशनियों से चमकने वाला ये शहर कभी गाड़ियों के शोर और इंसानों की भीड़ से भरा रहता था, मगर आज ये शहर पूरी तरह से वीरान और सन्नाटे में डूबा हुआ है। यहाँ इंसान तो दूर, परिंदों की भी आवाज नहीं सुनाई देती। हर तरफ एक खौफनाक सी खामोशी छाई हुई है। पूरी दुनिया में अब कम ही लोग जिंदा बचे हैं, जिनमें ये 5 लोग भी शामिल हैं। यहाँ हम देखते हैं कि उन्होंने लाइन से अपने घर तक रेत बिछाई हुई है और ये लोग इस पर नंगे पांव चल रहे थे ताकि कदमों की भी आहट न हो। वहीं मासूम बो रीगन के पीछे था। वो रॉकेट को लेकर बहुत खुश था। तभी बो ने रॉकेट में बैटरी लगाकर उसे ऑन कर दिया, जिससे उस रॉकेट में म्यूजिक बजने लगा। रीगन सुन नहीं सकती थी, इसलिए आवाज पर उसका ध्यान ही नहीं गया। लेकिन जब ली और एवलिन ने उसे सुना तो वे दोनों बहुत ज्यादा घबरा गए। तभी अचानक घने जंगलों के बीच से निकलकर गोली की रफ्तार से भागता एक खौफनाक मॉन्स्टर बो की तरफ बढ़ने लगा। ली जल्दी से खिलौने को बंद करने के लिए बो की तरफ तेजी से दौड़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो मॉन्स्टर बो को अपने साथ ले गया। उसके बाद हमें 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। ली और उसकी फैमिली ने इस हालात में जीना सीख लिया था। ली ने अपने घर में एक रिसर्च रूम बना लिया था, जहां उसने उस मॉन्स्टर के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर ली थी। यहाँ हमें पता चलता है कि वो खौफनाक मॉन्स्टर बहुत धीमी सी आवाज को भी कई किलोमीटर दूर से डिटेक्ट कर लेता है। अच्छी बात ये थी कि वे मॉन्स्टर पूरी तरह से अंधे थे, लेकिन उनकी सुनने की क्षमता इतनी तेज थी कि वे हवा में जरा सी वाइब्रेशन और धीमी से धीमी आवाज को भी महसूस कर सकते थे। अगर कोई इंसान जोर से सांस भी ले तो उसे भी महसूस करके ये मॉन्स्टर बिजली की रफ्तार से उसकी ओर दौड़ पड़ते थे और उस इंसान को कुछ ही सेकंड में खत्म कर देते थे। साथ ही साथ इन मॉन्स्टर्स की चमड़ी लोहे से भी ज्यादा मजबूत थी, जो उन्हें बंदूक की गोली और किसी भी हथियार से प्रोटेक्ट करती थी। दरअसल आज से 1 साल पहले ये मॉन्स्टर स्पेस से आए एक मेटेओरॉइड के जरिए इस धरती पर आए थे। ये मॉन्स्टर्स इतने ज्यादा तेज रफ्तार थे कि कुछ ही वक्त में ये पूरी धरती में फैल गए और इस दुनिया से लगभग सभी इंसानों का नामो निशान मिटा दिया। इन मॉन्स्टर से बचने का सिर्फ एक ही तरीका था, और वो था बिल्कुल शांत रहना, जो कि ली और उसकी फैमिली ये रात जान चुके थे। इसलिए उन्होंने खुद की पूरी तरह से सेफ्टी कर ली थी। ली ने अपने घर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगा दिए थे ताकि मॉन्स्टर के आने की खबर उनको लग सके। साथ ही उसने सीढ़ियों और रास्ते में कदम रखने वाली जगह पर एक खास तरह के निशान लगाए थे ताकि उन मॉन्स्टर को उनके पैरों की आहट भी न आ सके। और ली ने अपने घर में एक अंडरग्राउंड शेल्टर भी बनाया था, जहां ये मॉन्स्टर्स पे रिसर्च करता था। उसने ये भी पता लगा लिया था कि इस इलाके में कुल 3 मॉन्स्टर मौजूद हैं। अब ली उन मॉन्स्टर की कमजोरी के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। साथ ही ली रेडियो के जरिए पूरी दुनिया में हेल्प का सिग्नल भेज रहा था, लेकिन अब तक उसका किसी से भी कांटेक्ट नहीं हो पाया था। यहाँ हमें पता चलता है कि एवलिन प्रेग्नेंट है और जल्द ही वो एक बच्चे को जन्म देने वाली है। अब क्योंकि ये बच्चा पैदा होने पर रोने लगेगा, इसलिए उन्होंने अपने आने वाले बच्चों के लिए एक साउंड प्रूफ बॉक्स बना लिया है, ताकि जब भी अगर बच्चा रोए तो उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क रखकर उसे उस बॉक्स में छुपा दे, जिससे उस मॉन्स्टर को बच्चे की रोने की आवाज नहीं आएगी। इस मुश्किल हालात में मॉन्स्टर से बचने के लिए तैयार रहना बहुत जरूरी था, लेकिन ली की बड़ी बेटी रीगन सुन नहीं सकती थी और ये कमी उसके लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकती थी। इसलिए ली उसकी इस कमी को दूर करने की कोशिश में था। ली अपनी बेटी रीगन के लिए एक कॉक्लियर हियरिंग एम्पलीफायर बनाता है और ली वो एम्पलीफायर रीगन को दे देता है। लेकिन रीगन इस एम्पलीफायर को लेकर खुश नहीं थी, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि हमेशा की तरह ये एम्पलीफायर भी काम नहीं करेगा, क्योंकि ली अपनी बेटी रीगन के लिए बहुत पहले भी कई एम्पलीफायर बना चुका था। इसलिए रीगन पहले तो इस एम्पलीफायर को गिरा देती है, लेकिन जब वो उसे एम्पलीफायर को टेस्ट करती है तो ये एम्पलीफायर काम कर रहा होता है। बाहरी दुनिया की आवाज सुनते ही वो खुशी के मारे रोने लगती है और साथ में रीगन को अपने छोटे भाई की याद भी आती है। रीगन आज भी खुद को अपने भाई की मौत का जिम्मेदार ठहराती है। इससे लगता है कि अगर उस दिन वो अपने भाई को टॉय रॉकेट नहीं देती तो आज उसका भाई जिंदा होता।
रीगन अपने पिता के काम में हाथ बटाकर खुद को साबित करना चाहती थी, इसलिए रीगन अपने पिता के अंडरग्राउंड बंकर की तरफ जाने लगती है। लेकिन तभी उसके पिता उसे रोक लेते हैं और उसे अंदर जाने से मना कर देते हैं, क्योंकि 1 साल पहले रीगन अपने छोटे भाई को टॉय रॉकेट देने की गलती की वजह से अब वो रीगन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। उसे डर लगता है कि नीचे अंडरग्राउंड बंकर में माइक्रोफोन, रेडियो और भी कई सारी चीजें हैं। अगर गलती से भी रीगन का हाथ किसी ऐसी चीज के साथ लग गया जो साउंड उत्पन्न करती हो तो हमारी जान खतरे में पड़ सकती है। अगले दिन ली अपने बेटे मार्क्स के साथ मछलियां पकड़ने नदी पर जा रहा होता है। रीगन भी उनके साथ जाना चाहती थी। रीगन ली से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो, पर ली ने उसे अपने साथ ले जाने से मना कर दिया। वो रीगन से कहता है कि तुम्हारी माँ घर पर अकेली है, इसलिए तुम घर पर अपनी माँ का ख्याल रखो। जिसके बाद ली मार्क के साथ नदी की तरफ निकल गया। ये बात रीगन को बहुत ज्यादा बुरी लगती है और वो नाराज हो जाती है। उसे लगता है कि उसके पिता उसे प्यार नहीं करते, इसलिए वो अपना बैग पैक करके वो भी घर से कहीं निकल गई और सीधा उस जगह पर आई जहाँ पर उसके भाई को मॉन्स्टर ने मार डाला था। वो अपने भाई के कब्र के पास लेटकर रोने लगती है और कुछ ही देर में यहीं पर रीगन की आंख लग जाती है। दूसरी तरफ एवलिन घर पर बिल्कुल अकेली थी। कुछ देर बाद वो बेसमेंट से कपड़े धोकर उन्हें बोरी में भरकर बाहर ले जा रही थी। तभी सीढ़ी पर लगे एक कील उस बोरी में फंसकर सीधा हो गया। वो नुकीला कील ठीक उनके पैर रखने के निशान पर था, पर एवलिन उसे देख नहीं पाई। उधर ली और मार्क्स मछली पकड़ने में लगे थे। कुछ देर बाद ली अपने बेटे मार्क्स को एक झरने के पास ले आता है और ली अपने बेटे से कहता है कि यहाँ तुम बात कर सकते हो, क्योंकि पानी के झरने की वजह से तुम्हारी आवाज उसमें मिल जाएगी और तुम्हारी आवाज उस मॉन्स्टर तक नहीं पहुँच पाएगी। अब तुम खुलकर बात कर सकते हो। वो दोनों झरने के पास बैठकर बातें करने लगते हैं। मार्क्स पूछता है कि क्या वो बो की मौत का जिम्मेदार रीगन को मानते हैं, जिस पर ली जवाब देता है कि जो कुछ भी बो के साथ हुआ उसमें किसी की भी गलती नहीं थी। लेकिन मार्क्स ली को बताता है कि रीगन आज भी बो की मौत का जिम्मेदार खुद को ठहराती है, इसलिए तुम्हें ये बात बतानी चाहिए कि उस दिन तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। इसी दौरान एवलिन ने अपने मर चुके बेटे की तस्वीर लिए उसकी याद में आंसू बहा रही थी। तभी अचानक उसे लीवर पेन शुरू हो गया, यानी कि उसकी डिलीवरी का टाइम आ चुका था। वो फोटो फ्रेम हाथ में लिए हुए जल्दी से बेसमेंट की तरफ जाने लगी, पर तभी सीढ़ियों से नीचे उतरने की जल्दी में उसका पैर उस नुकीले कील में धंस गया। एवलिन दर्द से तड़प उठी और उसने अपने मुंह से आवाज नहीं निकाली, लेकिन उसके हाथ से उसके बेटे का फोटो फ्रेम छूट गया और तेज आवाज के साथ नीचे गिरकर टूट गया। एवलिन ने जैसे तैसे करके अपने पैर को खींचकर उस कील से बाहर निकाला। इस दौरान उसे इतनी तकलीफ हुई कि उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया, लेकिन वो खुद पर काबू रखते हुए अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालती, क्योंकि उसे पता था कि आवाज निकालने का मतलब अपनी मौत को दावत देना है। वो लंगड़ाती हुई नीचे आकर लाइट का स्विच ऑन करती है, जिससे बाहर रेड लाइट जल पड़ी। अब वो वापस ऊपर की तरफ लौटने लगी और तभी उसने कुछ देखा जिससे उसके गले में सांसें अटक गईं। असल में वो मॉन्स्टर उसके घर तक पहुंच चुका था। दरअसल जब एवलिन के हाथ से वो फोटो फ्रेम गिर गया था तो उस आवाज को मॉन्स्टर ने सुन लिया था। डर से कांपती एवलिन दीवार के पीछे छुप गई। दूसरी तरफ ली और मार्क्स मछलियां पकड़कर घर वापस लौट रहे थे। तभी दूर से उन्होंने देखा कि घर के चारों ओर रेड लाइट जल रही है। ली समझ गया कि एवलिन खतरे में है। वो तुरंत घर की तरफ भागा। उधर बेसमेंट में छुपी एवलिन डर के मारे कांप रही थी और वो मॉन्स्टर उसे घर के हर एक कोने में ढूंढ रहा था। तभी एवलिन को बेसमेंट में एक टाइमर मिला। यहाँ एवलिन समझदारी से काम लेते हुए उस टाइमर में कुछ सेकंड का टाइम सेट करके उसे एक कोने में रख देती है और जल्दी से एक दूसरे कोने में आकर छुप जाती है। इतने में वो मॉन्स्टर वहाँ हलचल महसूस कर लेता है और वो धीरे धीरे उस हलचल वाली जगह की तरफ बढ़ने लगा। वो एवलिन के काफी करीब था। एक तो एवलिन को लिवर पेन हो रहा था और दूसरा उस मॉन्स्टर का डर था, लेकिन एवलिन अपने आप को पूरी तरह से कंट्रोल करके बिल्कुल चुपचाप बैठ जाती है। तभी टाइमर में अलार्म बजा, जिसे सुनते ही वो मॉन्स्टर तेजी से उस डायरेक्शन में भाग गया। मौके का फायदा उठाते हुए एवलिन जल्दी से अंडरग्राउंड बेसमेंट से बाहर निकली, पर वो जैसे ही मेन डोर से बाहर निकलने वाली थी तो उसने देखा कि एक और मॉन्स्टर घर के बाहर यहाँ वहाँ घूम रहा है, इसलिए एवलिन वहीं पर दीवार के साथ छुप गई। उधर ली मार्क्स के साथ दूर से ये सब कुछ देख रहा था। ली समझ गया कि अगर मैं अपनी बीवी को बचाने के लिए घर पर जाऊंगा तो मैं अपनी बीवी को बचाने के बजाय हम दोनों की जान जा सकती है, क्योंकि उस मॉन्स्टर की बॉडी इतनी सख्त है कि उसे बंदूक से मार पाना बिल्कुल नामुमकिन है। इसलिए वो अपने पहले से बनाए हुए एक प्लान पर काम करने लगा। ली ने जल्दी से मार्क्स को टॉर्च दिया और उसे जल्दी फ्लेयर्स रॉकेट चलाने को कहा, जो उन्होंने घर से दूर एक जगह पर पहले ही वहां सेट कर रखे थे। जिसके बाद मार्क्स तेजी से रॉकेट की तरफ भाग निकला। दूसरी तरफ एवलिन ऊपरी मंजिल में मौजूद बाथटब में भाग आई थी। वो बहुत ज्यादा तकलीफ में थी। अब वो और ज्यादा देर तक बच्चे को रोक नहीं सकती थी। वो बस बच्चे को जन्म देने ही वाली थी कि उसकी सिसकियों की आवाज को महसूस करता हुआ वो मॉन्स्टर बाथरूम के करीब आ चुका था। एवलिन को समझ आ चुका था कि अब जिंदा बच पाना नामुमकिन है। तभी उधर मार्क्स ने रॉकेट चला दिए, जिससे आसमान में तेज आवाज के साथ फ्लेयर शुरू हो गईं, जिसे सुनकर वो मॉन्स्टर एवलिन को यहीं पर छोड़कर तेजी से उस आवाज की तरफ भागा। और इस वक्त दर्द को दबाए बैठी एवलिन जोर से चीख पड़ी, जिसकी आवाज रॉकेट के शोर में दब जाती है। ये रॉकेट का शोर और लाइट्स की रोशनी दूर से रेगन भी देख लेती है और वो घर की तरफ निकल पड़ती है। थोड़ी देर बाद ली बंदूक लेकर घर के अंदर आया। उसने देखा कि सीढ़ियों पर पैरों के खून के निशान लगे हुए हैं। वो उन निशानों का पीछा करते हुए बाथरूम तक पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि बाथटब खून से लाल है। वो समझ गया कि एवलिन भी उस मॉन्स्टर का शिकार हो चुकी है।